विद्यार्थियों, अब तक हमने आर्थिक विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। आर्थिक विकास बराबर समृद्धि प्लस प्रगतिशील परिवर्तन। ये जो प्रगतिशील परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमने कल पढ़ा था कि मानव पूंजी में होने वाला परिवर्तन है। समृद्धि में परिवर्तन का मतलब है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, जीडीपी में परिवर्तन, विशुद्ध राष्ट्रीय आय में परिवर्तन और उसके साथ में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति में परिवर्तन, दोनों को मिलाने से आर्थिक विकास बनता है। आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के ढांचे में परिवर्तन किया जाना जरूरी है। जिस तकनीक से हम कृषि कर रहे हैं, बैलों की सहायता से कृषि हो रही है, पुरानी तकनीक से हलों की सहायता से कृषि हो रही है, उसका स्थान नई तकनीक ट्रैक्टराइजेशन लेता है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्यूबवेल्स लेता है, अच्छी तरह के बीजों का प्रयोग, हम HIV सीड्स का प्रयोग करते हैं, जिनकी सहायता से हाईली यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड से हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इनसे हम अपने कृषि उत्पादन में, तकनीक में परिवर्तन करते हैं। तो उत्पादन के ढांचे में, जिस ढांचे से हम उत्पादन कर रहे हैं, उस ढांचे में परिवर्तन किया जाना। तकनीकी का विकास, नई तकनीक का विकास जो है हमें करते रहना पड़ता है, जो कि आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन। कृषि अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें हम छुपी हुई बेरोजगारी की स्थिति में होते हैं। बहुत से लोग उस अर्थव्यवस्था पे अनुत्पादक कार्य कर रहे होते हैं। उन लोगों को वहाँ से हटा करके हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उन लोगों का यूज़ करते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंदर गति आती है। उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग के स्थान पर पूंजीगत वस्तुओं का उपभोग किया जाना। इससे जब हम उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग को कम करते हैं और पूंजीगत वस्तुओं के उपभोग को बढ़ाते हैं, तो हमें बचत भी प्राप्त होती है और गुणवत्ता, क्वालिटी के अंदर भी सुधार होता है। और ये सब करते हुए आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि करना, ये जो पूरा का पूरा कार्य है, ये आर्थिक विकास के रूप में देखा जा सकता है या आर्थिक विकास की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आर्थिक विकास का पैमाना क्या है, इसको मापते कैसे हैं? तो आर्थिक विकास का पैमाना है, नंबर 1, आय का संचयी रूप से बढ़ना। यदि हमारी आय क्युमुलेटिव रूप से बढ़ रही है, हमारे जीवन स्तर के अंदर सुधार हो रहा है, आय बढ़ रही है, किसी भी राष्ट्र की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, तो हम ये कहेंगे कि वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि कभी किसी देश के अंदर किसी वर्ष जीडीपी बहुत अधिक बढ़ जाए और दूसरे वर्ष में जीडीपी कम हो जाए, तीसरे वर्ष में फिर जीडीपी और कम हो जाए, चौथे साल में जीडीपी बढ़ जाए। तो इसका अर्थ है जीडीपी में परिवर्तन हो रहा है, परंतु विकास का ढांचा जो है एक उपयुक्त ढांचा नहीं है। क्योंकि विकास के ढांचे का अभिप्राय है कि एक हम ऐसी तकनीक को लेकर के चल रहे हैं जिससे कि उस देश की आय के अंदर सतत रूप से अभिवृद्धि हो रही है। एंड वी आर सस्टेनिंग द लेवल ऑफ इनकम। हम आय के स्तर को एक निश्चित लेवल पर बनाए हुए हैं, उस लेवल से हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा है, इस वृद्धि से अधिकतम जनसंख्या को लाभ पहुंचना चाहिए। अर्थात अंतिम इकाई जो है उस अर्थव्यवस्था की, अंतिम इकाई जो अंतिम मनुष्य है, उस मनुष्य को भी इससे लाभ मिलना चाहिए। जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाए। निम्न आय वर्ग के लोग, मध्यम आय वर्ग के लोग उच्च आय वर्ग की तरफ अग्रसर हो रहे हों, तो हम आर्थिक विकास को मानते हैं। और तीसरा है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में भी अभिवृद्धि होनी चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है, ये आर्थिक विकास का पैमाना नहीं था।
वहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्ति की कोई भी चीज़ नहीं थी, तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है वहाँ पर विकास का पैमाना नहीं था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में विकास का जो पैमाना था वो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय था। और अब चूंकि यूएसएसआर के समाप्त होने के बाद, सोवियत संघ की समाप्ति के बाद पूरी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित या पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की ओर अग्रसर हो रही हैं, उन तकनीक को अपना रही हैं। यहाँ पर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का अर्थ भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, इसका मतलब है अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है या अंतिम व्यक्ति का विकास हो रहा है। 1970 में आर्थिक विकास को नापने का एक नया पैमाना तय किया गया, जिसके 3 भाग थे। पहला है जीवन पुष्टि, अर्थात व्यक्ति को उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध हो रही हैं, और वो उपलब्ध होने वाली आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य। ये जो चीज़ें हैं यदि किसी मनुष्य को प्राप्त हो रही हैं, अर्थात हमने उसकी न्यूनतम जीवन पुष्टि की है, उसके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया है। दूसरा है उस व्यक्ति का आत्मसम्मान। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वहाँ के नागरिकों का आत्मसम्मान जो है उसको हम बनाए रखने के अंदर सफल होते हैं, इसका मतलब है वो अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था है। और तीसरा है पराधीनता से स्वतंत्रता की ओर। और ये पराधीनता से स्वतंत्रता से हमारा आशय क्या है कि जीवन संक्रमण भौतिक स्थितियों से मुक्ति, ऐसी स्थितियां जो हमारे जीवन को खराब किए हुए हैं, कुपोषण, अशिक्षा, गरीबी, इन सब चीज़ों से, बेरोजगारी, इन चीज़ों से मुक्ति, भौतिक स्थितियों से मुक्ति, जो हमारी भौतिक स्थितियां हैं गरीबी की, उनसे मुक्ति, विपत्ति और अंधविश्वासों से मुक्ति, और इन सब से मुक्त होकर के एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो विकास किया जाना है, ये आर्थिक विकास कहलाता है। जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, कि हम अपने जीवन स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठा सकते हैं, उसके लिए आय की आवश्यकता है। आय के लिए हमें रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए शिक्षा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों का विकास जो है, ये आवश्यक पहलू हैं। इन सब के विकास के साथ हम किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। व्यक्तियों को और राष्ट्रों को दासता से, निर्धनता से मुक्त करना। जो देश किसी भी दूसरे देश के पराधीन हैं या कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की दासता में है, उन लोगों को दासता से मुक्त करना और उनको मुक्त रूप से जीने का अवसर प्रदान करना आर्थिक विकास की श्रेणी में आता है। और आर्थिक और सामाजिक चयन को विस्तारित करना, कि एक व्यक्ति का जो आर्थिक और सामाजिक जो चयन का दायरा है, वो दायरा अगर बढ़ता है तो हम ये कहेंगे कि वो अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था है या एक अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। तो ये जो पैमाने हैं, ये पैमाने अर्थव्यवस्था के विकास के पैमाने के रूप में हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक बहुत ही सुंदर पैमाना प्रस्तुत किया है। अमर्त्य सेन कहते हैं, विकास वास्तविक स्वतंत्रता बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसका लोग आनंद ले सकते हैं। और उन्होंने इसके लिए जिन स्वतंत्रताओं की बात की है, सबसे पहली स्वतंत्रता है रचनात्मक स्वतंत्रता। उसे इस चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन के लिए अपना रचनात्मकता का इस्तेमाल करता है। सहभागी स्वतंत्रता, अर्थात वो व्यक्ति किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है, किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ बात करता है, किस तरीके से वो दूसरे लोगों के साथ बात कर सकता है, अपनी बात का संप्रेषण कर सकता है, और अपनी बात के संप्रेषण की उसे कितनी आज़ादी है। कार्य संपादन की स्वतंत्रता, कि वो किसी भी कार्य को कैसे संपादित कर सकता है, वो कार्य संपादन के लिए स्वतंत्र है अथवा नहीं है। विधिक स्वतंत्रता, कि उसे विधिक रूप से क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त है। मान लीजिए उसके साथ भेदभाव हो रहा है,
मान लीजिए उसके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, मान लीजिए कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या वो विधिक स्वतंत्रता प्राप्त है? और अंतिम कि सुरक्षात्मक स्वतंत्रता, कि एक व्यक्ति जो है उसकी सुरक्षा की स्वतंत्रता उसे कितनी प्राप्त है, या वो अपनी सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रायोजन या आयोजन कर सकता है। इन सब को मिलने से एक विकास का वास्तविक मायना जो है वो हमारे सामने आता है। यदि इस रूप में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के सोपान को हम कुछ चरणों में रख करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो चरण है वो हमारे देश की स्वतंत्रता के साथ शुरू होता है, और देश की स्वतंत्रता के साथ में सबसे पहले हमने हमारे आधारभूत ढांचे को विकसित करने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा मॉडल अपनाया जिससे कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र का विकास किया जा सके। दूसरा युग जो है इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर आता है, जहां पर इंदिरा जी ने आर्थिक विकास को स्थिरता प्रदान करने का प्रयास किया। उससे पहले हमारी कृषि मानसून का जुआ थी, औद्योगिक क्षेत्र मानसून पे आश्रित होने कृषि पे आश्रित होने के कारण मानसून से प्रभावित होते थे, और किसी वर्ष हमारी जीडीपी काफ़ी अधिक बढ़ती थी और किसी वर्ष हमारी जीडीपी कम रहती थी। तो इसमें स्थिरता प्रदान करने का प्रयास जो है दूसरे युग में किया गया। और तीसरा युग जो है ये राजीव गांधी से शुरू होता है, परंतु इसके जो वास्तविक प्रणेता थे वो नरसिम्हा राव थे, और नरसिम्हा राव के साथ में प्रोफेसर मनमोहन सिंह जी की जोड़ी, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व प्रतिस्पर्धा के लिए खोला, और विश्व प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने के साथ साथ मानव पूंजी के लिए उन्होंने जो नए प्रयोग किए उन सब को मिला करके राइट टू एजुकेशन, सूचना का अधिकार, ये सारे रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये जो सारे के सारे अधिकारों की हम बात करते हैं, ये सारे के सारे मानव पूंजी निर्माण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास थे। इस प्रकार देश की आज़ादी से लेकर और आज तक हम आर्थिक विकास के बहुत से चरणों में से होकर के गुजर रहे हैं, और वर्तमान में 1990 में जो हमने प्रक्रिया को प्रारंभ किया है वो प्रक्रिया लगातार सतत रूप से जारी है, और हमारा जो देश है वो आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति, आर्थिक कल्याण। आर्थिक वृद्धि का मतलब है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आर्थिक प्रगति का मतलब है प्रति व्यक्ति आय के अंदर वृद्धि, और आर्थिक कल्याण का मतलब है उन सब वस्तुओं और सेवाओं की बहुलता जिनको हम मुद्रा की सहायता से विनिमय कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। अर्थात अगर अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के अंदर वृद्धि हो रही है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो रही है। तो आर्थिक विकास का अंतिम सोपान जो है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के अंदर अभिवृद्धि होनी चाहिए। तो कल्याण की अभिवृद्धि और आर्थिक वृद्धि मिलकर के आर्थिक विकास बनता है। आर्थिक विकास का माप क्या है? आर्थिक विकास को हम राष्ट्रीय आय में अभिवृद्धि के रूप में माप सकते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय के अंदर कितनी अभिवृद्धि हो रही है। इसे हम प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के रूप में भी मान सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर लोगों के जीवन यापन की दशाओं में कितना सुधार हुआ है। हम देखते हैं कि हमारे गांवों का स्वरूप बदला है। गांव कच्चे मकानों से पक्के मकानों के अंदर बदलने लगे हैं। गांवों तक सड़कें पहुंच रही हैं, गांवों में सड़कें पहुंची हैं, नालियां बनी हैं, गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था हुई है, पीने के शुद्ध पानी नल के द्वारा उनके घरों तक पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है। ये जो सारी चीज़ें हैं इन्होंने गांवों के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। शहरों में भी लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक चीज़ें हुई हैं। बड़े बड़े मॉल का बनना, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स का खुलना, बड़ी बड़ी वस्तुओं का
अनुसंधान होना, वस्तुओं का उत्पादन होना, ये सारा का सारा लोगों के कल्याण में अभिवृद्धि कर रहा है। तीसरी धारणा है तुलनात्मक अवधारणा। इसमें हम किसी देश के भीतर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और अन्य देशों के साथ में भी उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। देश के भीतर तुलनात्मक अध्ययन का मतलब है कि एक समयावधि में प्राप्त राष्ट्रीय आय और दूसरी समयावधि के अंदर प्राप्त राष्ट्रीय आय में कितना अंतर है। अगर पहली समयावधि में राष्ट्रीय आय से दूसरी समयावधि में राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है, इसका मतलब है आर्थिक विकास हुआ है। और इसी तरीके से हम यदि एक देश की राष्ट्रीय आय को दूसरी देश की राष्ट्रीय आय के साथ में कंपेयर करते हैं तो दो देशों के बीच में हम आर्थिक विकास की तुलना कर सकते हैं। चौथा मापदंड है आर्थिक कल्याण का मापदंड, कि वहाँ आर्थिक कल्याण किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। आर्थिक कल्याण का मतलब उस देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्या स्थिति है, कितनी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं और क्या वो वस्तुएं और सेवाएं बहुलता में हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के रीच तक वो वस्तुएं और सेवाएं पहुंच जाएं। और फिर अंतिम है जीवन स्तर का मापन, कि उस देश के अंदर मनुष्यों के जीवन स्तर की दशाएं कैसी हैं। और ये मापन जो है, इस मापन का आधार है मानवाधिकारों की स्थिति, उस देश के अंदर रोजगार, उस देश के अंदर शिक्षा, उस देश के अंदर चिकित्सा, योग्य आदमी को उसकी योग्यता के अनुरूप काम मिलना, स्वास्थ्य की स्थिति, ये सब मिला करके वैचारिक स्वतंत्रता की स्थिति, अभिव्यक्ति की स्थिति, कि वो किस तरीके से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है, ये जो सारी स्वतंत्रताएं हैं ये मानवाधिकार की स्थिति के अंदर आती हैं। मनुष्य में पुरुष और महिला के बीच में समानता, जातिगत समानता, गरीब और अमीर का विभेद कितना है, ये सारी के सारे चीज़ें इस जीवन स्तर के माप के अंदर आती हैं। और उनकी सहायता से, उनके मेज़रमेंट के द्वारा, उनके माप के द्वारा हम ये देखते हैं कि किसी भी देश के विकास की क्या स्थिति है, या कितना विकसित, अल्प विकसित या विकासशील है। धन्यवाद। अभी हमने आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा। आगामी कक्षाओं में हम इसे और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।